अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो 2019 के पास्ट पेपर को कंप्लीट किया था। आज जो है वो हम देखेंगे कि 2018 में सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर जो है वो कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उनके आंसर्स क्या क्या हैं। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर ना सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि उनके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम क्विजेस और कंप्लीट नोट्स और पीपीटी भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट www.vtuitions.com पर साइन अप होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। पास्ट पेपर क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे 2018 के सेक्शन बी, जो कि आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होता है और इनके आंसर्स आपने तकरीबन 6 to 7 या ज्यादा से ज्यादा 8 लाइंस तक जो है वो देने होते हैं। उससे ज्यादा डिटेल में जो है वो इनके आंसर्स नहीं दिए जाते। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एनी 3 abuses ऑफ इंटरनेट। अच्छा देखिए, अगर इस तरह का सवाल आता है कि इंटरनेट के कोई 3 जो है वो एब्यूसिस डिफाइन करें, क्वेश्चन कभी इस तरह आ सकता है या आ सकता है डिफाइंड एनी 3 disadvantages ऑफ इंटरनेट, डिफाइंड एनी 3 demerits ऑफ इंटरनेट, डिफाइंड एनी 3 drawbacks ऑफ इंटरनेट, डिफाइंड एनी 3 abuses ऑफ इंटरनेट। तो इनके आंसर्स जो हैं वो आप इसी तरह से देंगे। सिर्फ क्या होगा, हेडिंग्स चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एब्यूसिस लिखा है तो एब्यूसिस आ जाएगा, ड्रॉबैक लिखा है तो ड्रॉबैक्स आ जाएंगे, डीमेरिट लिखा है तो डीमेरिट आ जाएगा, डिसएडवांटेजेस लिखा है तो डिसएडवांटेजेस का वर्ड जो है वो आप यहाँ पर यूज करेंगे। एब्यूसिस ऑफ इंटरनेट। नंबर 1 पर हमारे पास है साइबर बुलिंग के नाम से। द इंटरनेट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल्स टू हैरेस, ह्यूमिलेट और intimidate others. Cyberbullying can take many forms, including posting hurtful comments, spreading rumors, और sharing embarrassing photos और वीडियो। अब देखें, इंटरनेट के अगर यहाँ पे आपने बताने एब्यूसिस, एब्यूसिस से मतलब आप ले सकते हैं कि क्या क्या उनके आपको नुकसानात देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नंबर 1 पर है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा होता है। उसमें क्या होता है कि आप किसी को जो है वो इस मेथड के जरिए क्या कर रहे होते हैं, हैरेसमेंट कर रहे होते हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे होते हैं, या किसी को जो है वो इंटीमिडेट, यानी यहाँ पे ये कह सकते हैं कि किसी को जो है वो तंग कर रहे होते हैं इंटरनेट के जरिए। अब वो बहुत सारे तरीके यहाँ पे जो हैं वो होते हैं इंटरनेट पर, जैसे कि हार्मफुल पोस्टिंग करना, हर्टफुल कमेंट्स करना, या कोई गलत अफवाहें फैलाना, या फिर जो है वो इस तरह के फोटोज और वीडियोस को शेयर करना जो कि एक एम्ब्रेसमेंट का बाइस बन जाती हैं। तो वो भी जो है वो सारे आपके एब्यूसिस ऑफ इंटरनेट में आता है। नंबर 2 है ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड में क्या है, क्रिमिनल्स कैन यूज द इंटरनेट टू ट्रिक पीपल इनटू गिविंग अवे देयर पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड्स डिटेल्स, पासवर्ड्स और सोशल सिक्योरिटी नंबर्स। This can lead to identity theft, financial loss and other negative consequences। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, आपको बहुत सारे जो है वो नेगेटिव कंसिक्वेंस यानी कि मनफी जो है वो इसके नताइज देखने को मिल रहे होते हैं। ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए जो है वो बहुत से क्रिमिनल्स जो है वो फ्रॉड करते हैं। किस तरह का, जैसे कि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं, उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैं, वो इंटरनेट के ट्रिक्स के जरिए जो है वो क्या कर ली जाती हैं, हैक कर ली जाती है। उनके क्रेडिट कार्ड्स हैक कर लिए जाते हैं, उनकी डिटेल्स हैक कर ली जाती हैं, उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स आईडीज हैक कर ली जाती हैं। और इस तरह के जो नताइज आपको देखने को मिल रहे होते हैं वो भी सारे ऑनलाइन फ्रॉड में आ जाते हैं। उसके बाद है एडिक्शन। अब इंटरनेट में किस तरह का एडिक्शन यहाँ पे देखने को जो है वो मिल रहा होता है। The internet can be highly addictive, and some people may spend hours a day online, neglecting other aspects of their life, such as work, relationship, and physical health। ठीक है, यहाँ तक तो यहाँ पे ये हो गया। इंटरनेट एडिक्शन कैन also lead to anxiety, depression, and other mental health issues।
अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखें, इंटरनेट जो है वो बहुत ज्यादा, अगर आप उसके हाईली एडिक्टिव हो जाते हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी देखने को मिल रहे होते हैं जो कि घंटों जो हैं वो इस पर गुजार देते हैं। अब वो अपनी जिंदगी के जो दूसरे काम होते हैं, जैसे कि उनके अपने रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, फैमिली मेंबर्स हैं, या उनकी जो फिजिकल हेल्थ भी जो होती है वो भी इंटरनेट की एडिक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही होती है। इंटरनेट एडिक्शन कैन ऑल्सो लीड टू एंजाइटी। अब यहाँ पे क्या करें, देखें बहुत ज्यादा अगर आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो ये एक साइंस ने रिसर्च भी की है कि आप जो है वो इन हेल्थ इश्यूज का जो है वो शिकार हो जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आ जाता है एंजाइटी। बहुत ज्यादा अगर आप इंटरनेट का यूज करेंगे तो आपको जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी यानी कि बेचैनी, हर वक्त अजीब से ख्यालात जहन में आना, हर वक्त किसी चीज के बारे में सोचते रहना, परेशान हो जाना, ठीक है, ये जितने आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो भी आपको इस इंटरनेट एडिक्शन की वजह से देखने को मिल रहे होते हैं। तो ये था 3 एब्यूसिस ऑफ इंटरनेट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज सर्च इंजन, नेम एनी 3 सर्च इंजन्स। A search engine is an online tool that allows users to search and retrieve information from the internet. अब यहाँ पे क्या करें, देखें, सर्च इंजन एक ऐसी ऑनलाइन टूल है जो कि यूजर्स को अलाउ कर रही होती है, जो भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है उसको वो सर्च कर सकता है, और उसी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए भी आप जो है वो इस सर्च इंजन का यूज कर रहे होते हैं। Search engines use complex algorithms to crawl and index web pages so that users can find relevant content by entering keywords or phrases. अब यहाँ पे क्या होता है कि सर्च इंजन में एक ऐसे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम का यूज किया जाता है जिनकी मदद से आप वेबसाइट्स के जो इंडेक्स होते हैं उनको स्क्रॉल कर सकते हैं, और एक खास कीवर्ड्स की मदद से, फेरेसिस की मदद से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, उन रेलिवेंट जो कंटेंट हैं उनको आप फाइंड कर सकते हैं। अ सर्च इंजन इज एन ऑनलाइन टूल दैट अलाउ यूजर्स टू सर्च एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। अच्छा, ये चीज दोबारा रिपीट हो गई है। यहाँ पे क्या है, सर्च इंजन यूजेस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम। ठीक है, बस ये यहाँ तक जो है वो आपका, इसको यहाँ से आप कट कर दिएगा, यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी हेडिंग। उसके बाद आपने यहाँ पे पूछा है नेम एनी 3। अब देखें, अगर नेम एनी 3 अगर उसने पूछा है तो सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हियर आर 3 नेम सर्च इंजन्स ऑफ सर्च इंजन। सिर्फ आप गूगल, बिंग और याहू लिख के स्टॉप कर देगा, उनको डिफाइन नहीं करिएगा। अगर इस तरह से सवाल आता है कि व्हाट इज सर्च इंजन, डिफाइन एनी 3 सर्च इंजन्स, तब जो है वो आपने डिफाइन करना है, तो उसके मुताबिक जो है वो आप आंसर दे सकते हैं। मैंने फिर भी इनको जो है 1 से 2 लाइंस के अंदर डिफाइन कर दिया है, तो जिस तरह सवाल आए उसी तरह आप जो है वो उनके आंसर दे दिएगा। अगर नेम पूछा गया तो सिर्फ आपने नेम बताना है। अगर डिफाइन कहा जाए तो डिफाइन करने के लिए हेडिंग देके 1 से 2 लाइन के अंदर जो है 1 to 2 लाइन में उसको आप डिफाइन कर दिएगा। हियर आर 3 पॉपुलर सर्च इंजन। नंबर 1 पर है गूगल। द मोस्ट वाइडली यूज सर्च इंजन जो है वो गूगल के नाम से जाना जाता है, और गूगल को जो है वो उसकी स्पीड की वजह से, एक्यूरेसी की वजह से, और जो उसमें वास्ट डेटाबेस ऑफ वेज पेजेस आपको देखने को मिल रहे होते हैं, और जो दूसरे ऑनलाइन कंटेंट्स हैं उनकी वजह से जो है ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नंबर 2 पर है बिंग। डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, और बिंग इज अ सर्च इंजन, ये भी एक सर्च इंजन है जो कि आपको इसी तरह के सिमिलर जो है वो फीचर्स प्रोवाइड कर रहा होता है जैसे कि गूगल में आपको देखने को मिल जाते हैं, और इंक्लूडिंग वेब सर्च आप कर सकते हैं, इमेज सर्च कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपको कोई वीडियो सर्च करनी हो तो वो भी आपको जो है वो बिंग सर्च इंजन पर देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद है याहू। याहू इज अ सर्च इंजन that also provides a range of other devices services such as ईमेल। अच्छा, इसमें आपको इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल रही होती हैं, जैसे कि ईमेल है, न्यूज़ है, एंड ऑनलाइन शॉपिंग तक जो है वो आप इसमें कर सकते हैं। हाउएवर इट्स पॉपुलैरिटी हैज डिक्लाइंड इन रीसेंट ईयर्स ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम गूगल एंड अदर सर्च इंजन। अच्छा, अगर बात की जाती है कि पहले जो है वो याहू सर्च इंजन का भी ज़्यादातर यूज़ किया जाता था, लेकिन कॉम्पिटिशन्स बढ़ने की वजह से जो है वो दूसरे अदर सर्च इंजन जो हैं या गूगल के मुकाबले में इसका यूज़ जो है वो अब बहुत ज़्यादा
कम हो गया है। तो आपने सिर्फ यहाँ पे क्या करना है कि सर्च इंजन को डिफाइन करना है और उसके बाद इनके 3 नेम्स जो हैं वो मेंशन कर देने हैं। और अगर डिफाइन करने को कहा जाता है तो फिर आप उसको जो है वो डिफाइन करेंगे। तो उसी तरह से आप देख लीजिए कि किस तरह से आप इनके आंसर्स देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन कंट्रोल यूनिट ऑफ सीपीयू। अच्छा, अब ये सवाल जो है ये 2022 और 2021 में जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वहां मैंने आगे मेंशन कर दिया कि आप 2022 और 2021 के जो पास पेपर है वहां पर जाके इनको देख सकते हैं और उनके आंसर्स भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द पेरिफेरल डिवाइसेस, नेम एनी 3। पेरिफेरल डिवाइसेस की सबसे पहले आप हेडिंग्स देंगे। पेरिफेरल डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट कनेक्ट टू अ कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू इनहेंस इस फंक्शनैलिटी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पेरिफेरल डिवाइसेस एक ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि कंप्यूटर के साथ ये दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनके साथ कनेक्ट किए जाते हैं उनकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए। दे कैन बी आइदर इनपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं विच अलाउ यूजर्स टू इनपुट डेटा और कमांड्स इनटू अ कंप्यूटर। उसमें क्या होता है कि यूजर जो है वो डेटा को इनपुट कर रहा होता है, कमांड को इनपुट कर रहा होता है कंप्यूटर के लिए, या फिर आपको जो है वो आउटपुट डिवाइसेस भी देखने को मिल जाती हैं जैसे कि विच डिस्प्लेस और ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर, जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं, डेटा जो भी आपका होता है या इंफॉर्मेशन होती है उसको आप डिस्प्ले स्क्रीन पर शो करवाते हैं। Here are 3 common peripheral devices. अब नंबर 1 पर आ जाती है कीबोर्ड, an input device that allows users to input text commands and other data into a computer by pressing key। यानी कि एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिनकी मदद से आप डेटा को, टेक्स्ट को, कमांड्स को इनपुट कर रहे होते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, किसी भी की मदद से प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या, कि कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस है जो कि डेटा को इनपुट करने के लिए, टेक्स्ट को, कमांड को इनपुट करने के लिए यूज की जाती है। नंबर 2 पर है माउस, an input device that allows users to move a cursor or pointer on a computer screen। यानी कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूजर्स को क्या प्रोवाइड कर रही होती है कि वो पॉइंटर को, कर्सर को कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो है वो मूव करवा सके, एंड सिलेक्ट और इंटरेक्ट विथ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग बटन्स और स्क्रॉल व्हील्स। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट को, उस आइकॉन को सिलेक्ट कर सके, ठीक है, स्क्रॉल कर सके बटन्स की मदद, स्क्रॉल व्हील्स की मदद से या बटन्स की मदद से। देन हमारे पास आ जाता है प्रिंटर, एन इनपुट डिवाइस डेट अलाउ यूजर्स टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। प्रिंटर आपको पता होगा कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए यूज की जाती है और ये आपकी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है और इसमें आप इमेजेस को या दूसरे जो अदर आपके कंटेंट्स होते हैं उनको पेपर पर या अदर जो दूसरी मटेरियल्स होती हैं उन पर प्रिंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट द 3 बेनिफिट्स ऑफ कॉपीराइट। अच्छा, अब देखें ये जो क्वेश्चन आया है ये आपका सेम एज ईयर 2022 में आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पर जाके जो है वो आप इसको रीड कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी में जो है इनके आंसर्स देख सकते हैं। गिव 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैन। अब यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स आपने बताने हैं लैन के। सबसे पहले आप हेडिंग दे देंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैन। A local area network is a computer network that connects devices within a small geographic area। जैसा कि आपको पता होगा लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है एक स्मॉल जियोग्राफिक एरिया के अंदर, जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग है, ठीक है, या होम है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये अब इसके अगर मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो नंबर 1 पर आ जाता है रिसोर्स शेयरिंग। इसमें क्या है, लेंस अलाउ यूजर्स टू शेयर रिसोर्सेज। ये आपको रिसोर्सेज शेयर करने के भी अलाउ करता है जैसे कि प्रिंटर्स हैं, फाइल्स हैं और या दूसरी इंटरनेट एक्सेस देखने को मिल जाती हैं विद इन अ नेटवर्क के अंदर। नंबर 2 पे कम्युनिकेशन, लेंस फैसिलिटेट communication and collaboration among users allowing them to share information and work together on project। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी आप प्रोजेक्ट पे रहते हुए, ठीक है, आपस में दूसरे नेटवर्क्स पर एक नेटवर्क आपका लैन यहाँ है दूसरा वहां, तो उसमें आप कनेक्ट करके जो है वो
अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स पर जो है वो वर्क कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है कॉस्ट इफेक्टिव। बाय शेयरिंग रिसोर्सेज लेंस कैन हेल्प रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी एज यूजर्स डू नॉट नीड टू परचेज इंडिविजुअल डिवाइसेस फॉर ईच अदर। अब इसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग डिवाइसेस परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने लैन नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दिया, उसी के जरिए जो है वो अपने अपने डेटा को जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो ये जो है वो एक आपकी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए भी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये भी उसके जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैन देखने को मिल जाते हैं। देन उसके बाद है वाई इज द डेटा बस कॉल्ड बाय डायरेक्शनल बस। डेटा बस को बाय डायरेक्शनल बस क्यों कहा जाता है, एक रीजन पूछी गई है, वो आपने बतानी है। अ डेटा बस इज अ सेट ऑफ वायर्स। लेकिन सबसे पहले तो ये समझें कि डेटा बस क्या कह रहे हैं। अ डेटा बस इज अ सेट ऑफ वायर्स दैट अलाउ डेटा टू transmitted between the CPU and other components of a computer system। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डेटा बस जो है वो एक ऐसी सेट ऑफ वायर्स होती है जो कि अलाउ करती है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, यानी कि ट्रांसफर करने के लिए सीपीयू के दरमियान में से और जो आपकी दूसरी कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि मेमोरी है, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वहां से डेटा आप को ट्रांसफर करने के लिए जो है वो डेटा बस का यूज किया जाता है। इट इज कॉल्ड अ बाई डायरेक्शनल बस। इसको बाई डायरेक्शनल बस क्यों कहते हैं? बिकॉज डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूनि डायरेक्शन की बात नहीं की, बाई डायरेक्शन का मतलब है कि दो डायरेक्शंस में आप डेटा को क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि डेटा जो है वो बोथ डायरेक्शंस में ट्रांसमिट हो रहा होता है, अलाउइंग फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। यहाँ तक कि जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं वो भी ये प्रोवाइड करता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में अगर हम कहते हैं, द डेटा बस अलाउज डेटा टू फ्लो फ्रॉम द सीपीयू टू अदर डिवाइसेस। देखें वही बात कि यहाँ पे क्या करता है कि डेटा बस जो है वो अलाउ कर रहा होता है डेटा को फ्लो करवाने के लिए सीपीयू में से दूसरी डिवाइसेस के अंदर, जैसे कि आउटपुट है, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस भी आ जाती हैं, एंड फ्रॉम अदर डिवाइसेस बैक टू द सीपीयू इनपुट। और वो दूसरी डिवाइसेस जिसके जरिए आप सीपीयू में जो है वो कुछ डेटा को इनपुट करवा रहे होते हैं, वहां पर भी इस डेटा बस का यूज किया जाता है। दिस टू वे फ्लो ऑफ डेटा इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट कम्युनिकेशन एंड डेटा ट्रांसफर विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम। अब क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से जो है वो डेटा को एसेंशियल बनाया जाता है, एफिशिएंट बनाया जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। इसीलिए हम डेटा बस को जो है वो बाय डायरेक्शनल बस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन मेमोरी वर्ड। मेमोरी वर्ड क्या होता है? इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं, अ मेमोरी वर्ड रेफर्स टू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी इसको कहा जा सकता है। दैट कैन बी एक्सेस फ्रॉम द मेमोरी, जो कि मेमोरी से एक्सेस किया जाता है, ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम के। इट इज टिपिकली अ फिक्स साइज। इसमें क्या होता है, इसका एक आमतौर पर देखा जाता है कि इसका एक फिक्स्ड साइज होता है डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर एंड डिजाइन ऑफ द सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जिस तरह से उस सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, आर्किटेक्ट किया जाता है, उसी के मुताबिक जो है वो इसका जो साइज होता है वो देखने को मिल रहा होता है। द साइज ऑफ अ मेमोरी वर्ड इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं डेट कैन बी स्टोर्ड इन दी मेमोरी सेल और रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसमें उसमें या जो उसके मेमोरी सेल्स होते हैं उसके अंदर जो डेटा नंबर ऑफ बिट्स स्टोर होती हैं, यानी कि एक रजिस्टर के अंदर या मेमोरी सेल के अंदर जो नंबर ऑफ बिट्स स्टोर होती हैं उसका जो साइज होता है उसे हम मेमोरी वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इन अ सिस्टम विथ 32 बिट मेमोरी वर्ड्स,
एक सिस्टम है जो कि 32 बिट मेमोरी वर्ड्स पर काम करता है। अब इसमें क्या होगा, ईच मेमोरी लोकेशन कैन स्टोर अ वैल्यू ऑफ अप टू 32 बिट्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक एक जो मेमोरी लोकेशन होगी वो तकरीबन जो है वो 32 बिट्स को जो है वो स्टोर कर रही होगी, विच कैन प्रेजेंट अ रेंज ऑफ इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, जो कि आपको इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज देखने को मिल जाती हैं। इंटीजर जो कि 1 से लेके कंटिन्यू चलती रहती हैं, और पॉइंट में नहीं आती, वो आपकी इंटीजर में आ जाती हैं, और जो पॉइंट में आती हैं वो आपकी फ्लोटिंग वैल्यूज कहलाती हैं। ठीक है, तो वहां पर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। मेमोरी वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेमोरी वर्ड्स को अहमियत दी जाती है, किस लिए, कि जो उस डेटा को जो स्टोर हम करवा रहे होते हैं उसके लिए भी, जो या फिर डेटा को रिट्रीव करवाने के लिए भी, दोबारा से रिकॉल करवाने के लिए भी कंप्यूटर सिस्टम में से हम मेमोरी वर्ड का जो है वो यूज कर रहे होते हैं। as they provide a standardized way of accessing and manipulating data in the memory। ठीक है, यहाँ पे जो आपको एक स्टैंडर्ड वे में जो है वो डेटा को मैनिपुलेशन करने का तरीका मेमोरी में से देखने को मिल रहा होता है। तो ये था एक मेमोरी वर्ड, इसको हमने डिफाइन किया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन फेच साइकिल। फेच साइकिल क्या होता है उसको आपने डिफाइन करना है। The fetch cycle is the first step in the instruction cycle of a computer central processing unit। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि fetch cycle जो है वो सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल में, किसके, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो एक कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है उसका सबसे पहला स्टेप होता है जिसे आप फेच साइकिल कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच द सीपीयू रिट्रीव द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम मेमोरी। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीपीयू इंस्ट्रक्शन को रिकॉल करवाता है, बुलाता है, ठीक है, रिस्टोर करवा रहा होता है, दोबारा से रिकॉल करवा रहा होता है। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीपीयू इंस्ट्रक्शन को रिकॉल करवाता है, रिट्रीव्स करवाता है मेमोरी में से एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ड्यूरिंग द फेच साइकिल the CPU sends the address of the next instruction to the memory। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फेच साइकिल में क्या होता है कि सीपीयू जो होता है वो एड्रेस सेंड करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए। पहली इंस्ट्रक्शन चलेगी, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए है जो है वो एड्रेस सेंड करता है टू द, किसको, मेमोरी को भेजता है, मेमोरी कंट्रोलर को, विच रिट्रीव द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, जो कि वो क्या कर रहा होता है, यानी वो एड्रेस जो है वो क्या करता है कि उस मेमोरी में से इंस्ट्रक्शंस को रिट्रीव करता है, रिकॉल करता है, एंड सेंड्स इट बैक टू द सीपीयू, और वो सीपीयू को जो है वो बैक कर देता है। The CPU then stores the instruction in a temporary store register। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो सीपीयू जो है वो उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर देता है, कहाँ पर, रजिस्टर्स के अंदर। अब वो रजिस्टर्स क्या करते हैं, उस डेटा को टेम्पररी तौर पर जो है वो होल्ड कर लेते हैं। अब ये जो इंस्ट्रक्शन टेम्पररी तौर पर जो है वो रजिस्टर में स्टोर हो रही है, उस इंस्ट्रक्शन को, उस रजिस्टर को हम नाम देते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, IR। वंस द इंस्ट्रक्शन इज इन द IR, जब एक बार IR के अंदर इंस्ट्रक्शन चली जाती है, द CPU कैन डिकोड द इंस्ट्रक्शन। अब क्या करेगा, CPU जो है उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर देता है। पहले इनकोड किया जाता है, डिकोड किया जाता है, ये प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया था। तो जो है वो डिकोड कर देता है उस इंस्ट्रक्शन को, एंड एग्जीक्यूट द अप्रोप्रिएट ऑपरेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस अब कोड एंड ऑपरेंड्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आप इंस्ट्रक्शंस दी होती है उसी के मुताबिक जो है वो आपको उस डेटा को एग्जीक्यूट करके आगे ट्रांसफर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है वाइस मॉडेम कॉल मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। मॉडेम को जो है वो आप मॉड्यूलेटर क्यों कहते हैं और डी मॉड्यूलेटर क्यों कहा जाता है। अब देखें, अ मॉडेम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स। यानी कि मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल। जैसा कि मैंने आपको बताया था डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म्स में जो सिग्नल्स होते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स कहलाते हैं। डिजिटल सिग्नल्स को कंप्यूटर से कन्वर्ट करती है एनालॉग सिग्नल्स में से। एनालॉग सिग्नल जो कि वेब फॉर्म्स में आपको
देखने को मिल रहे होते हैं। डेट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ टेलीफोन लाइन, ठीक है, जो कि एक टेलीफोन लाइन से हम ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। एंड वाइस वर्सा, ठीक है, इसी तरह से आगे आपको देखने को मिल रहा होता है। इट इज कॉल्ड अ मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, इसको आप मॉड्यूलेटर भी कहते हैं और डी मॉड्यूलेटर भी कहते हैं, और मोडेम फॉर शॉर्ट, मोडेम भी कहा जाता है, बिकॉज इट परफॉर्म्स टू मेन फंक्शंस, क्योंकि दो मेन फंक्शंस परफॉर्म करती है। कौन कौन से? नंबर वन है मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है, द मॉडेम मॉड्यूल्स या कन्वर्ट्स करती है। मॉड्यूलेशन में क्या होगा, अब ये देखें कि मॉडेम जो है वो कन्वर्ट्स करती है डिजिटल सिग्नल्स को फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं डिजिटल सिग्नल्स, उनको कन्वर्ट करती है एनालॉग सिग्नल्स में। क्यों कन्वर्ट करती है? डेट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइन, क्योंकि जो टेलीफोन लाइन में डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो एनालॉग फॉर्म में हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो मॉडेम में मॉड्यूलेशन का प्रोसेस जो होता है वो क्या करता है कि उस डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल्स में, ताकि वो जो है वो टेलीफोन लाइन पर ट्रांसफर कर सकें। दिस इज नेसेसरी बिकॉज टेलीफोन लाइन्स वर ओरिजिनली डिजाइन टू कैरी वॉइस सिग्नल, क्योंकि आपको पता होगा टेलीफोन लाइन्स जो है वो उसको डिजाइन ही किया गया है कि आप अपनी वॉइस सिग्नल्स को जो है वो ट्रांसफर कर सकें। तो यहाँ पे क्या है कि इसीलिए जो है वो मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है एनालॉग सिग्नल्स में, ताकि जो है वो टेलीफोन लाइंस में डेटा आपका ट्रांसफर हो सके, विच आर एनालॉग इन नेचर, क्योंकि वो आज जो आपको सिग्नल्स देखने को मिल रहे होते हैं वो एनालॉग फॉर्म्स में होते हैं। डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है, दिस मॉडेम ऑल्सो डीमॉड्यूलेट्स और कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स रिसीव ओवर अ टेलीफोन लाइन back into digital signals that can be understood by the computer। अब यहाँ पे क्या है कि देखें, जब आपके पास टेलीफोन लाइन से सिग्नल्स आ रहे होते हैं तो वो एनालॉग फॉर्म में होते हैं। अब उस एनालॉग फॉर्म्स को दोबारा से कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, ताकि जो है वो आपका कंप्यूटर्स उस डेटा को समझ सके। तो ये क्या करती है कि उन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में भी कन्वर्ट करके कंप्यूटर में ट्रांसफर कर रही होती है। तो इस प्रोसेस को आप डीमॉड्यूलेशन का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ इज कंप्यूटर बेनिफिशियल इन बैंक्स। बैंक्स में किस तरह से कंप्यूटर जो है वो फायदेमंद साबित हो सकता है। हियर आर सम ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स इन बैंक्स, ठीक है। नंबर वन पे आप डिफाइन करेंगे इंक्रीज एफिशिएंसी। कंप्यूटर्स अलाउज बैंक्स टू प्रोसेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब ये क्या करती है कि ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस को भी अलाउ करती है, एंड बैंक्स एंड परफॉर्म अदर टास्क सच एज क्विकली एंड एक्यूरेटली देन ट्रेडिशनल मैनुअल मेथड्स। पहले जो होते थे मैनुअल मेथड्स के मुकाबले में अगर बात की जाए तो सारा काम आप कंप्यूटराइज कर रहे हैं, सारी ट्रांजैक्शन कंप्यूटराइज हो रही है, आपके अकाउंट्स जो हैं वो ऑनलाइन आपके बन रहे हैं। तो ये सारा जो आपका कंप्यूटराइज बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज एफिशिएंसी में इसका जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये भी उसके एक फायदे में आ जाता है कि बैंक के अंदर जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ताकि आप उसको कंप्यूटर के जरिए ट्रांसैक्शन कर सके, जो दूसरे टास्क हैं उसको भी जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें, बजाय इसके कि आप उसको मैनुअली मेथड से जो है वो परफॉर्म कर रहे हो। नंबर टू है इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। अब यहाँ पे क्या है, देखें, कंप्यूटर इनेबल कस्टमर्स टू एक्सेस देयर अकाउंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर जो है वो ये भी इनेबल करता है कि कस्टमर्स जो हैं वो अपने अकाउंट्स को एक्सेस कर सकें, चेक्स बैलेंसेस को चेक कर सकें, ट्रांसफर फंड्स कर सकें, एंड अदर एंड परफॉर्म अदर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन और थ्रू मोबाइल एप्स, मेकिंग बैंकिंग मोर कन्वीनियंट एंड फॉर कस्टमर्स। पहले क्या होता था कि आपको अगर किसी को पैसे जो हैं वो रुपीस ट्रांसफर करने हैं या अपने बैंक से निकालने हैं, तो पहले आपको, जब एटीएम सिस्टम्स नहीं थे तो आपको बैंक जाना पड़ता था, चेक पे अमाउंट लिखनी पड़ती थी, लाइन में लगना पड़ता था, और उसके बाद जाके जो है वो आप पेमेंट लेते थे, ठीक है। और अगर आपको किसी को सेंड करना है तो उसी तरह से आप जो है वो सेंड कर रहे होते थे इन चेक्स के जरिए, पेपर वर्क के जरिए। लेकिन अब कंप्यूटर की मदद से क्या है कि आप मोबाइल ऐप की मदद से जो है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की मदद से जो है वो सिर्फ अकाउंट नंबर, यहाँ तक के यूजर के जिसको आपने पैसे ट्रांसफर करने हैं उनकी आप जो है वो पूरा अकाउंट नंबर भी नहीं लिखें, सिर्फ उनका मोबाइल नंबर लिख के जो है वो आप अमाउंट को सेंड भी कर सकते हैं।
तो ये सब जो है वो पॉसिबल यहाँ, और ट्रांजेक्शन भी करवा सकते हैं। ये सारे जो प्रोसेस हैं आपको कंप्यूटर की मदद से ही बैंक के थ्रू देखने को मिल रहे होते हैं। इनहेंस सिक्योरिटी, computers enable banks to implement sophisticated security measures such as, अच्छा अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कंप्यूटर्स के जो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं बैंक्स को, जैसे कि इंक्रिप्शन का प्रोसेस है, ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है, एक्सेस कंट्रोल्स हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट कस्टमर डेटा एंड प्रिवेंट फ्रॉड। यहाँ तक कि इस तरह के प्रोसेस भी आपको देखने को मिल रहे होते हैं। आप उनमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगा के उन अपनी साइट्स, उनकी जो एप्स होती हैं, उनके अकाउंट, जो आपके अपने अकाउंट्स हैं, उनको आप मोर सिक्योर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो कंप्यूटराइज सिस्टम्स के जरिए ही प्रोवाइड हो रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ इज वायरस ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस कैसे ट्रांसफर होता है, ये आपने बताना है, ठीक है। कंप्यूटर वायरसेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर इन सेवरल वेज। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें से 3-4 मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिए हैं। नंबर 1 पे हम देखते हैं ईमेल अटैचमेंट्स। इसमें क्या होता है, वायरसेस कैन बी सेंड एज ईमेल अटैचमेंट्स and infects the recipient computer when the attachment is opened। अब यहाँ पे क्या होता है कि वायरस को जो है वो ईमेल अटैचमेंट्स की मदद से भी सेंड किया जाता है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपने किसी को यूजर्स को जब ईमेल भेजी, या जो आप को कोई ईमेल भेज रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, अगर उसने कोई ऐसा वायरस इन्वॉल्व कर दिया है उस फाइल के अंदर, तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो वो आपके सिस्टम्स में क्या हो जाएगा, स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह भी जो है वायरस आपके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो रहे होते हैं। नंबर 2 पे है फाइल शेयरिंग। अच्छा, अब फाइल शेयरिंग के जरिए कैसे होगा, वायरस कैन बी डाउनलोडेड अलोंग विद फाइल्स फ्रॉम पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग नेटवर्क्स और व्हेन फाइल्स आर शेयर्ड बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखें, वायरसेस जो हैं वो फाइल शेयरिंग की मदद से भी कंप्यूटर में आ जाते हैं। जैसे कि आप फाइल को शेयर कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं नेटवर्क्स पर से, ठीक है, तो वो जो आप फाइल शेयरिंग कर रहे होते हैं ना, उसके जरिए भी जो है वो वायरसेस ट्रांसफर हो जाते हैं। इन्फेक्टेड वेबसाइट्स, इसमें क्या होता है, विजिटिंग इन्फेक्टेड वेबसाइट्स और क्लिकिंग ऑन malicious link that can also result in viruses being downloaded and installed ऑन अ कंप्यूटर। अब इसमें क्या होता है कि देखें, ऐसी इन्फेक्टेड वेबसाइट्स हैं, उस पर अक्सर जैसे ही आप उन पर क्लिक करेंगे, या जो मैलिशियस नुकसानदार लिंक्स होते हैं, जैसे ही आप हार्मफुल लिंक्स पे क्लिक करेंगे, तो क्या होगा कि वायरस जो है वो एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी, और वायरसेस अक्सर ऐसा होता है कि वो आपके सिस्टम्स में डाउनलोड हो जाते हैं। तो इन्फेक्टेड वेबसाइट्स के जरिए भी जो है वो इसको डाउनलोड होके आपके सिस्टम्स में आ जाते हैं। देन हमारे पास आ जाता है रिमूवेबल मीडिया। वायरसेस कैन बी ट्रांसफर्ड वाया रिमूवेबल मीडिया। अच्छा, अब यहाँ पे रिमूवेबल मीडिया कौन से होते हैं, देखें, जैसे कि यूएसबी ड्राइव्स हैं, सीडीज हैं, ठीक है, मेमोरी कार्ड्स हैं, इनके जरिए भी जो है वो वायरसेस आपके सिस्टम्स में एंटर हो जाते हैं, विच आर इंसर्टेड इनटू एन इन्फेक्टेड कंप्यूटर एंड देन यूज इन एन अदर कंप्यूटर। इसमें क्या होता है कि अगर एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर से वायरसेस आ गया यूएसबी के अंदर, जैसे ही वो किसी दूसरे सिस्टम में लगाएंगे, तो वहां पर भी जो है वो वायरस का अटैक हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफर हो रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमांड लाइन इंटरफेस एंड जीयूआई। कमांड लाइन इंटरफेस में और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको डिफरेंस बताने हैं। नंबर 1 पर है, इट इज कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड यूज। अगर जीयूआई के मुकाबले में बात की जाती है, तो ये जो है वो डिफिकल्ट समझा जाता है, उसको समझना भी और उसको यूज करना भी। इट इज कंपैरेटिवली easier टू अंडरस्टैंड एंड यूज। अगर CLI के बारे में मुकाबले में बात की जाए, तो GUI जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी से आप उसको समझ भी सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। CLI कंज्यूम्स कंपैरेटिवली लेस मेमोरी। अच्छा, इसमें क्या होता है, CLI में बहुत कम मेमोरी का यूज किया जाता है, जबकि GUI के अंदर बहुत ज्यादा मेमोरी का यूज होता है। इट वर्क्स एट अ हायर स्पीड एज कंपेयर टू द GUI।
क्योंकि देखें GUI में तो आपको पूरा एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखने को मिल रहा होता है, और CLI में सिर्फ आप एक ब्लैक स्क्रीन पर काम कर रहे होते हैं, तो इसमें ज्यादा आपको जो है वो फास्ट स्पीड देखने को मिल जाती है। और अगर बात की जाती है CLI के मुकाबले में, तो ये जो है बहुत ज्यादा स्लो काम करता है अगर इसको CLI से कंपेयर किया जाए, जो आपका GUI है, ठीक है। उसके बाद है इन इट्स OS ओनली रिक्वायर्स अ यूजर कीबोर्ड। अच्छा देखें, आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि सिर्फ आपको एक कीबोर्ड की जरूरत होगी, उससे जो है वो आप काम कर रहे होते हैं। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI प्रोवाइड करता है उसमें आपको कीबोर्ड भी देखने को मिल जाता है, माउस भी देखने को मिल जाता है, जो भी आप उस पर काम कर रहे होते हैं। वी कैन नॉट चेंज और मॉडिफाई द CLI ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपीयरेंस। जो भी आपको ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल रही होगी उसी पर आपको काम करना पड़ेगा, उसकी अपीयरेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। जबकि GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो अपीयरेंस होता है वो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, या मॉडिफाई भी आप उसको जो है वो इजिली कर सकते हैं। नो ग्राफिक्स आर इंक्लूडेड इन CLI। कमांड लाइन इंटरफेस में कोई भी आपको ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलती, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर आपको ग्राफिक्स देखने को मिल रही होती है। पॉइंटिंग डिवाइसेस आर नॉट यूज एट ऑल इन CLI। जितनी भी CLI आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वहां पे आपको पॉइंटिंग डिवाइस देखने को नहीं मिल रही होती, आप कीबोर्ड से ही जो है वो काम कर रहे होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, GUI में पॉइंटिंग डिवाइसेस का यूज किया जाता है चूजिंग करने के लिए, सिलेक्टिंग करने के लिए किसी भी आइटम्स को। तो ये तो उसका डिफरेंशिएट जिसमें हमने CLI और GUI को डिस्कस किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, LED लाइट इमिटिंग डायोड, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, व्हाट इज वेबसाइट एड्रेस। क्या होता है, कोई से भी दो नाम आपने बताने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने इसको डिफाइन कर दिया है, अगर आप डिफाइन कर दें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं करते तो आप इनके नाम भी लिखेंगे तो भी जो है वो ठीक है। वेबसाइट एड्रेस, अ वेबसाइट एड्रेस ऑल्सो नोन एज अ URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। वेबसाइट एड अक्सर सवाल इस तरह भी आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, नेम एनी टू वेबसाइट। तो भी जो है वो एक ही बात है, वेबसाइट एड्रेस लिखें या URL लिखें, एक ही चीज जो है वो यहाँ पे डिस्कस हो रही होती है। इज द यूनिक एड्रेस डेट आइडेंटिफाइज अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। यानी कि ये एक ऐसा यूनिक एड्रेस होता है, एक खास एड्रेस होता है जो कि इंटरनेट पर वेबसाइट की शनाख्त करने के लिए, वेबसाइट को आइडेंटिटी करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अ प्रोटोकॉल। अब देखें इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हमने दो बताए हैं जो कि खासकर यूज होते हैं, HTTP और HTTPS। अ डोमेन नेम, ठीक है। HTTPS इसका प्रोटोकॉल का यूज होगा, डोमेन नेम का यूज होगा, जैसे कि google.com है, youtube.com है, एंड एन ऑप्शनल पाथ टू अ स्पेसिफिक पेज और रिसोर्स ऑन दी वेबसाइट, ठीक है। अब ये गूगल क्या हो गया, ये उसका डोमेन हो जाता है, डोमेन नेम हो जाता है। उसके बाद उसका एक आगे एक और एड्रेस दिया जाता है जिसमें आप उस वेबसाइट्स को ये बता रहे होते हैं कि वो वेबसाइट्स है किस चीज़ की, कमर्शियली वेबसाइट है, एजुकेशन वेबसाइट है, या फिर जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, ठीक है। तो वो उसके बाद आप मेंशन कर रहे होते हैं। तो वेबसाइट एड्रेसेस की बात की जाती है, जैसे कि नंबर 1 पे हमने बताया कि नंबर 1 पे है अमेजोन के नाम से है। दिस इज अ वेबसाइट एड्रेस फॉर अमेजोन, अ पॉपुलर ऑनलाइन रिटेलर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आप जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग्स कर रहे होते हैं, परचेजिंग कर रहे होते हैं, सेलिंग कर रहे होते हैं, वो सारी आपको इस वेबसाइट्स पे देखने को मिल जाती है। नंबर 2 पे है wikipedia.org। दिस इज अ वेबसाइट एड्रेस फॉर विकीपीडिया, अ वाइडली यूज ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया। बहुत ज्यादा यूज होने वाला इंटरनेट पर जो इंसाइक्लोपीडिया कहलाता है। इंसाइक्लोपीडिया से मतलब यहाँ पे आप ये ले सकते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग इंफॉर्मेशन अगर आपको इंटरनेट पे सर्च करनी है तो आप इस wikipedia.org पे जाके उस टॉपिक का नाम लिखें और डिटेल में जो है वो आपको वहां पर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द एलिमेंट्स
ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशंस के एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे यहाँ पे आपको नेट पे देखने को मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ 3 जो है वो डिफाइन कीजिएगा। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन नंबर 1 पर द एलिमेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन आर सेंडर। नंबर 1 पे सेंडर कौन होता है? द डिवाइस और प्रोग्राम डेट ओरिजिनेट्स द डेटा मैसेजेस टू बी सेंड, यानी कि वो डिवाइस या वो प्रोग्राम जहां से आप डेटा को क्या कर रहे होते हैं, सेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, वो आपका कहलाता है सेंडर। नंबर 2 पे आ जाता है रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? The device or program that receives the data message sent by the sender। अब जो डेटा सेंडर सेंड कर रहा होता है, उस और डेटा को रिसीव करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है या जो प्रोग्राम यूज किया जाता है, उसे हम रिसीवर का नाम देते हैं। देन हमारे पास है मीडियम। अब मीडियम क्या है? द फिजिकल पाथ और चैनल थ्रू विच द डेटा मैसेज इज ट्रांसमिटेड, यानी एक ऐसा पाथ होता है, एक ऐसा चैनल है जिसके जरिए डेटा मैसेज को जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, सच एज केबल, वायर, नेटवर्क और सैटेलाइट लिंक। ठीक है, अब क्या होगा कि जो सेंडर है वो जब रिसीवर को डेटा सेंड करेगा, तो जाहिर सी बात है वो भी डिवाइस का यूज कर रहा है, रिसीवर के पास भी डिवाइस यूज हो रही है, लेकिन उनके दरमियान में भी कोई एक ऐसी डिवाइस होगी जो कि उन दोनों डेटा को एक्सेप्ट करके आगे जो दोनों डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही होगी। तो वो आपकी केबल भी हो सकती है, वायरलेस नेटवर्क भी हो सकती है, और सैटेलाइट लिंक भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाई इज रोम कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ये जैसे कि मैं आपको पहले डिटेल में बता चुका हूँ, और कि रोम को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है, यहाँ पे भी देख लेते हैं कि रीड ओनली मेमोरी इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बिकॉज इट रिटेन्स इज स्टोर डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। यहाँ पे क्या है कि देखिए, इसको नॉन वोलेटाइल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आपका सिस्टम टर्न ऑफ भी हो जाता है, तो ये अपने डेटा जो इसमें स्टोर हुआ हुआ होता है उसको बरकरार रखती है, उसको डिलीट नहीं होने देती, उसको रिमूव नहीं होने देती। नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज डिफरेंट फ्रॉम वोलेटाइल मेमोरी लाइक रैम। जैसे कि रैम आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें क्या होता है कि डेटा जितना है वो सब का सब लॉस्ट हो जाता है, जब तक कंप्यूटर आपका रन है तब तक डेटा रहता है, जैसे ही आपने उसको टर्न ऑफ किया तो जो डेटा रैम में होता है वो सब लॉस्ट हो जाता है। विच रिक्वायर्स अ कांस्टेंट पावर सप्लाई टू मेंटेन द स्टोर डेटा। ठीक है, ये कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए होती है इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए। सिंस रोम इज नॉन वोलेटाइल, इट इज कॉमनली यूज टू स्टोर इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड फर्मवेयर दैट नीड टू बी रिटेन इवन आफ्टर अ डिवाइस इज पावर्ड ऑफ। जैसे कि इसमें क्या होता है कि फर्मवेयर सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर यानी कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर में एम्बेड किए जाते हैं। वो इसलिए एम्बेड किए जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने पीसी सिस्टम्स में से, लैपटॉप में से पावर बटन को प्रेस किया तो आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा, दोबारा प्रेस किया तो वो ऑफ हो जाएगा। तो उनके पीछे भी एक प्रोग्रामिंग हुई भी होती है, वो प्रोग्रामिंग जो है वो आपकी रोम में फर्मवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर जाके जो है वो इंस्टॉल की जाती है, ताकि उसको जब आप चाहें उसको यूज कर सके। तो वहां पर जो है वो आपको रैम रोम के अंदर ये प्रोग्राम्स देखने को मिल रहे होते हैं, इसीलिए इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक बार जो है वो प्रोग्राम्स को एम्बेड कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट द इनपुट और आउटपुट डिवाइस इन द गिवन कॉलम। यहाँ पे आपको एक सिंपल एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में क्या है, इस में आपको जो है वो हार्डवेयर और बताना है हार्डवेयर डिवाइसेस दी गई हैं, आपने ये बताना है कि ये इनपुट है या आउटपुट है। नंबर 1 पे है मॉनिटर। मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस कहलाती है क्योंकि डेटा को डिस्प्ले पर दिखा रही होती है। नंबर 2 है कीबोर्ड। कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस है क्योंकि डेटा को इनपुट करने के लिए यूज की जाती है। प्लॉटर आपकी आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये बड़े बड़े पेजेस को प्रिंट निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। OMR ये जो है वो आपकी एक इनपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक है, स्कैनर के तौर पर इसका यूज किया जाता है। टच पैड भी आपकी इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से आप डेटा को इनपुट करके आगे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ड्रम प्रिंटर, ये आपकी जो प्रिंटर जितनी भी आपकी डिवाइसेस आ जाती हैं वो आपकी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है सेक्शन सी, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। इसमें हम जो है वो डिटेल में आंसर देंगे और देखेंगे कौन कौन से आंसर्स जो हैं वो क्वेश्चन आंसर इसमें 2018 में आपको
आए हैं। तो सेक्शन सी डिटेल आंसर क्वेश्चन पे नंबर 1 है, व्हाट आर स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस। स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, और कोई भी 2 स्कैनिंग डिवाइसेस को आपने जो है वो यहाँ पर डिफाइन करना है। अगर हम बात करते हैं स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस की, स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर डिवाइसेस दैट कैन कैप्चर इमेजेस और टेक्स्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फॉर्मेट फॉर यूज ऑन अ कंप्यूटर। अब इसमें क्या देखें, स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस ऐसी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जो कि इमेजेस को कैप्चर कर रही होती हैं, टेक्स्ट को कैप्चर कर रही होती हैं और उनको कन्वर्ट कर देती हैं डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, ताकि कंप्यूटर में जो है वो उसका यूज हो सके। दे आर कॉमनली यूज टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स, आमतौर पर जो है वो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए, फोटोज को स्कैन करने के लिए, आर्ट वर्क को भी स्कैन करने के लिए स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस का यूज किया जाता है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं इनपुट डिवाइसेस की, स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस की। नंबर 1 पर है फ्लैट बेड स्कैनर। दिस इज अ कॉमन टाइप ऑफ स्कैनर दैट वर्क्स बाय प्लेसिंग द डॉक्यूमेंट और इमेज फेस डाउन ऑन अ फ्लैट ग्लास बेड। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखें, फ्लैट बेड स्कैनर एक ऐसा स्कैनर होता है जिसपे आप इमेज को जो है डॉक्यूमेंट को एक फ्लैट ग्लास बेड पर रख देते हैं और वहां पर जो है उससे उसका स्कैन किया जाता है। एंड देन द स्कैनर हेड्स मूव अक्रॉस द बेड टू कैप्चर द इमेज। ठीक है, उस इमेज को कैप्चर करने के लिए फिर उस स्कैनर हेड का जो है वो यूज होता है। इट कैन स्कैन बोथ टेक्स्ट एंड इमेजेस एट हाई रेजोल्यूशन। ठीक है, ये आपको टेक्स्ट हो या इमेजेस हो बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन में स्कैन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एंड इज सुटेबल फॉर स्कैनिंग बुक्स, आमतौर पर जो है बुक्स को स्कैन करने के लिए, मैगजीन्स को स्कैन करने के लिए, या जो है वो फोटोज को स्कैन करने के लिए भी हम स्कैनिंग फ्लैट बेड स्कैनर का यूज करते हैं। नंबर 2 पे है हैंड हेल्ड स्कैनर। This is a portable scanning device that is moved over the surface of the document or image. इसमें क्या होता है कि ये भी एक पोर्टेबल स्कैनिंग डिवाइस कहलाती है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट पर या इमेज पर आप उसको मूव करवा के, ठीक है, जो है वो उससे स्कैन करवा सकते हैं। इट इज लाइट वेट एंड इजी टू यूज, मेकिंग इट आइडियल फॉर स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द गो। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बहुत ही ये लाइट वेट भी होता है, उसको आप आसानी से उठा के पेपर्स पर, उस पेज पर ले जाके आराम से स्कैन भी कर सकते हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर्स आर ऑफन यूज इन बिजनेस सेटिंग्स, अक्सर इसका बिजनेस सेटिंग्स में यूज किया जाता है, जैसे कि स्कैनिंग रिसिप्ट्स हैं, इनवॉइसेस हैं, या जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहां पर भी इनका बहुत ज्यादा यूज देखने को मिलता है। However, their image quality is generally lower than that of a flatbed scanner. अगर इमेज क्वालिटी की बात की जाती है तो फ्लैट बेड स्कैनर के मुकाबले में इसकी इमेज क्वालिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज अ कंप्यूटर रजिस्टर, डिफाइन इट्स 4 टाइप्स। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये आपका 2022 के पास पेपर में आया है, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। इसी तरह से डिफाइन डेटा कम्युनिकेशन मोड्स विद डायग्राम, ये भी आपका 2019 के पास पेपर में आया है, इसको भी आप वहां जाके वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की डिफरेंट टाइप्स आपने डिफाइन करनी है। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, इसको 2 से 3 लाइन में डिफाइन करके फिर आप जो है वो 3 कोई से भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डिफाइन कर दें। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट डू नॉट यूज अ स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म टू क्रिएट एन इमेज ऑन पेपर। इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्ट्राइक मैकेनिज्म का यूज किया जाता है वो इसमें नहीं होता। जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर में हैमर्स की मदद से, स्ट्राइक मैकेनिज्म की मदद से प्रिंट करवाया जाता है, इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। दे आर जनरली क्वाइटर एंड फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, आमतौर पर इनकी आवाज भी आपको, जो इनका साउंड होता है, बहुत कम देखने को मिलता है और बहुत ही फास्ट वे में जो है ये प्रिंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, अगर हम इनको इम्पैक्ट प्रिंटर से प्रोवाइड करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर से अगर हम इनको मैच करें तो बहुत ज्यादा फास्ट वे में और हल्की आवाज में प्रिंट निकालने के लिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का यूज किया जाता है। एंड दे प्रोड्यूस हायर क्वालिटी आउटपुट, और बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी में इसका रिजल्ट
आउटपुट देखने को आपको मिलता है। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स डिफाइन की गई हैं, जिसमें नंबर 1 पर है इंक जेट प्रिंटर्स। These printers create images by spraying tiny droplets of ink onto the paper। इसमें क्या होता है कि इंकजेट प्रिंटर्स में आपके पास स्प्रे किया जाता है इंक का, ठीक है, टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो पेपर्स पर जो है वो ड्रॉप किए जाते हैं, उसकी मदद से जो है वो प्रिंटर पर आपको प्रिंटर की मदद से जो है वो प्रिंट देखने को मिलता है पेज पर। दे आर पॉपुलर बाय प्रिंटिंग हाई क्वालिटी कलर इमेजेस। अक्सर इसका ये फेमस भी है इसी वजह से कि ये बहुत ही हाई क्वालिटी कलर इमेज जो है वो प्रोड्यूस करता है, एंड आर कॉमनली यूज फॉर प्रिंटिंग फोटोज एंड डॉक्यूमेंट्स। और आमतौर पर इसको जो है वो फोटोज को, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। नंबर 2 है लेजर प्रिंटर। दीज प्रिंटर्स यूज अ लेजर बीम टू क्रिएट एन इमेज ऑन अ ड्रम। इसमें क्या होता है कि इसमें एक लेजर बीम का यूज करके इमेज को प्रिंट किया जाता है उस ड्रम पर, विच इज देन ट्रांसफर टू पेपर यूजिंग हीट। अब क्या होता है, उस हीट के जरिए जो आप लेजर के जरिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उस लेजर बीम की मदद से जो है वो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है और वो जो है पेपर पर आपको प्रिंट देखने को मिल जाता है। दे आर फास्ट एंड एफिशिएंट एंड आर कॉमनली यूज इन बिजनेस सेटिंग्स। ये भी अक्सर आपको बिजनेस जो एनवायरनमेंट होते हैं वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज मिलता है देखने को। देन हमारे पास है थर्मल प्रिंटर्स। दीज प्रिंटर्स यूज हीट टू क्रिएट एन इमेज ऑन हीट सेंसिटिव पेपर। इसमें क्या होता है कि इसके अलग हीट सेंसिटिव पेपर्स होते हैं, उस पर जो है वो हीट देकर प्रिंट जो है वो निकाला जाता है पेज पर। दे आर कॉमनली यूज फॉर प्रिंटिंग रिसिप्ट, टिकट्स एंड लेबल्स। अक्सर इसका जो है वो रिसिप्ट्स के लिए, टिकट्स के लिए या लेबल्स को प्रिंट करने के लिए भी इन थर्मल प्रिंटर्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द ओएसआई मॉडल विद डायग्राम। ओएसआई मॉडल क्या होता है, उनको आपने डायग्राम के साथ डिफाइन करना है। ओएसआई मॉडल, Open System Interconnection Model, is a conceptual framework that defines how data, यानी कि ऐसा conceptual framework है जो कि क्या करता है, डिफाइन करता है how data communication should take place between different systems। different systems के दरमियान में डेटा कम्युनिकेशन किस तरह से हो रही है, वो जो है आपको OSI मॉडल में देखने को मिल जाती है। इट इज डिवाइडेड इनटू 7 लेयर्स। ये 7 लेयर्स पर डिवाइड होती हैं। ईच ऑफ विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। हर एक का अलग अलग फंक्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे नंबर 1 पर है फिजिकल लेयर। इसमें क्या है, दिस लेयर डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन सच एज द केबल्स, कनेक्टर्स एंड हार्डवेयर। जितने भी आपके फिजिकल लेयर्स में क्या होता है, जो आपकी केबल्स के जरिए डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कनेक्टर्स के जरिए हो रहा है, हार्डवेयर के जरिए हो रहा है, वो तमाम आपका जो है वो फिजिकल लेयर्स में आ जाता है। इट डिफाइंस द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरफेस बिटवीन डिवाइसेस। उन डिवाइसेस के दरमियान में जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी डिफाइन करने का काम फिजिकल लेयर का होता है। नंबर 2 पे डेटा लिंक लेयर। This layer is responsible for error-free data transmission over a physical link। इसमें क्या होता है कि ये जो डेटा लिंक लेयर होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है उस फिजिकल लिंक की मदद से वो एरर फ्री हो। तो एरर फ्री डेटा ट्रांसफर करने के लिए इस डेटा लिंक लेयर का यूज किया जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू सब 2 लेयर्स। अब इसको भी 2 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 पर है द मीडिया एक्सिस कंट्रोल मैक लेयर, which controls how devices access the physical medium। मैक क्या कर रहा होता है कि वो ये कंट्रोल करता है कि किस तरह से जो डिवाइसेस हैं वो फिजिकल मीडियम को, फिजिकल पाथ को जो है वो एक्सेस कर रही होती हैं। एंड द लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC लेयर विच प्रोवाइड्स एरर करेक्शन एंड फ्लो कंट्रोल। ये क्या करती है कि जो भी उस डेटा के दरमियान में एरर होती है उनको करेक्ट करने के लिए और डेटा को फ्लो करवाने के लिए लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC लेयर का जो है वो यूज किया जाता है। देन हमारे पास आ जाती है नेटवर्क लेयर। नंबर 1 पे हमने फिजिकल लेयर पढ़ी, डेटा लिंक लेयर पढ़ी, देन हमारे पास है नेटवर्क लेयर। इसमें क्या है,
दिस लेयर प्रोवाइड्स द मीन्स फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि ये लेयर जो है वो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज की जाती है मल्टीपल नेटवर्क्स के दरमियान में। इट determines the route that data takes to reach its destination and handles issues such as addressing, routing and congestion control। इसमें क्या होता है कि देखें, नेटवर्क लेयर जो है वो आप ये देख रही होती है कि जो आप कौन सा जो है वो रूट से डेटा को हैंडल करना है, डेटा को ट्रांसफर करना है, उनके एड्रेसिंग को देखना है, उनकी राउटिंग को देखना है, या कंजेशन कंट्रोल को देखना है। कंजेशन कंट्रोल से मतलब क्या है कि यानी बहुत ज्यादा ट्रैफिक आप एक साथ जो है वो सेंड हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो सेंड हो रहा है उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, वो भी जो है वो नेटवर्क लेयर के अंदर देखा जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। देन हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर। दिस लेयर प्रोवाइड्स एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन जो हो रही होती है डिवाइसेस के दरमियान में, वो भी हमें इस ट्रांसपोर्ट लेयर में देखने को मिल जाती हैं। इंश्योरिंग दैट डेटा इज डिलीवर्ड रिलायबली एंड इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि एक करेक्ट ऑर्डर के अंदर डेटा को डिलीवर करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज किया जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर रिकवरी, फ्लो कंट्रोल एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का क्या होता है कि यानी बहुत ज्यादा आपका डेटा आ रहा है, उसको पीसीस में डिवाइड कर देना, सेपरेट करके डेटा को ट्रांसफर करना, एरर फ्री होकर डेटा को ट्रांसफर करना, फ्लो कंट्रोल करना, डेटा को उसके कंट्रोल को फ्लो करना, और फ्रेगमेंटेशन करना, यानी कि जो डेटा है बहुत ज्यादा डेटा आ रहा है उसको पैकेट्स में डिवाइड करना, पार्ट्स में डिवाइड करके सेंड करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज किया जाता है। देन हमारे पास है सेशन लेयर। This layer establishes, manages and terminates session between applications on different devices. It also handles synchronization and checkpointing data. अच्छा, ये जो सेशन लेयर होती है ये मैनेज करने के लिए सेशंस जो बने होते हैं, आपके सेशन से मतलब क्या, जो डेटा आपका सेंड हो रहा है वो उसका एक जो है उसको एक सेशन में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि 1 से लेके 2 तक एक सेशन है, उसमें जो डेटा होगा उसको मैनेज करना, उसको टर्मिनेट करना, ठीक है, जो भी एप्लीकेशंस के दरमियान में, डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान में हो रहा होता है वो सब आपका सेशन लेयर देख रहा होता है। इसमें क्या होता है कि सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है। सिंक्रोनाइज से मतलब क्या है कि जो डेटा सेंड हो रहा है वो एक सेम स्पीड के अंदर सेंड हो, यानी कि अगर 2 सेकंड के अंदर 4 सेकंड के अंदर एक डेटा जा रहा है, ए बिट जा रही है आपकी, तो जो बी डेटा होगा वो भी आपका 4 बिट के अंदर जाना चाहिए, जो सी डेटा होगा वो भी आपका जो है वो 4 बिट के अंदर जाना चाहिए। तो इस तरह से उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए सेशन लेयर का यूज किया जाता है। और चेक पॉइंटिंग ऑफ डेटा, इससे मतलब क्या है कि देखें एक डेटा जो सेंड हुआ है अब वो कहाँ पे आके रुका है, जिस जगह पे आके वो रुका है वहां पर एक चेक पॉइंट डेटा बन जाता है, यानी कि वहीं से क्या होगा, उसी उसी एड्रेस से उस डेटा को उठाया जाता है और आगे ट्रांसफर जो है वो कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस भी जो है वो आपको सेशन लेयर देखने में मिलता है। देन उसके बाद है प्रेजेंटेशन लेयर। इसमें क्या होता है, दिस लेयर डील्स विद द फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये आपकी जो डेटा के प्रेजेंटेशंस होती हैं, जो फॉर्मेट्स होती हैं, उनको देख रही होती है। इट ट्रांसलेट्स डेटा फ्रॉम इट्स नेटिव फॉर्मेट इनटू अ कॉमन फॉर्मेट दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय बोथ डिवाइसेस। अब देखें इससे मतलब क्या है कि जो आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो इसमें क्या होता है कि जब सिस्टम को आर्किटेक्चर किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो वहां पर उनके अंदर अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट्स का यूज किया जाता है। किसी में आप एस की कोडिंग का यूज कर रहे होते हैं, किसी में जो EBCDIC कोडिंग का यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो वहां पर जो उनके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए, यानी उन डेटा को ट्रांसलेट करने के लिए दोनों डिवाइसेस में समझाने के लिए भी जो है वो, ताकि डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसलेट हो जाए, वहां पर भी जो है वो हम इन प्रेजेंटेशन लेयर का यूज करते हैं। देन हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर। इसमें क्या है, दिस लेयर प्रोवाइड्स सर्विसेज टू एंड यूजर एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि ये लेयर प्रोवाइड करती है सर्विसेज एंड यूजर एप्लीकेशन को, जैसे कि फाइल का ट्रांसफर करना, ईमेल करना, वेब ब्राउजिंग, जो भी आप वेब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं वो सारा आपका जो है वो एप्लीकेशंस
लेयर को, एप्लीकेशन लेयर जो है वो उसको कंट्रोल करती है। एक सिंपल सी डायग्राम है, इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले फिजिकल लेयर को लेना है, देन डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये चीज नजर आ रही होगी कि फिजिकल सिग्नल बाइनरी ट्रांसमिशन जो हो रही है, मैक एड्रेस, एलएलसी एड्रेस को देखती है, पाथ डिटरमिन करती है, नेटवर्क लॉजिकल एड्रेसिंग देख रही होती है, ट्रांसपोर्ट में एंड टू एंड कनेक्शन हम दे रहे होते हैं, सेशन में इंटर होस्ट कम्युनिकेशन देख रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन में जो आपकी इंक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो देखने को मिल रहा होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस देखने को मिल जाती है जो कि आपके एप्लीकेशंस पर हो रही होती है, वेब ब्राउजिंग के थ्रू हो रही होती है, वो तमाम यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये सिंपल सी डायग्राम्स आप इस तरह से जो है वो बना सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी? सॉफ्टवेयर पायरेसी किसको कहा जाता है और उसको आप एक्सप्लेन करें। सबसे पहले आप हेडिंग दे देंगे सॉफ्टवेयर पायरेसी की, उसके बाद आप डिफाइन करेंगे। देखें, सॉफ्टवेयर पायरेसी रेफर्स टू द अनऑथराइज यूज, अनऑथराइज सॉफ्टवेयर का यूज करना, उसको रिप्रोडक्शन करना, या उसको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर, या उन कॉपीराइट सॉफ्टवेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना भी जो है वो आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर को चुराना। इट इज अ टाइप ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स एंड इट्स इलीगल इन मोस्ट कंट्री। अच्छा, इसको जो है वो एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स का नाम भी दीजिए दिया जाता है, यानी कि कॉपीराइट के खिलाफ वर्जी करना, या एक गैर कानूनी भी इसको समझा जाता है बहुत सारे ममालिक के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। सॉफ्टवेयर पायरेसी कैन टेक मैनी फॉर्म्स, बहुत सारे इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे नंबर 1 पर है काउंटर फीटिंग, इसमें क्या है, दिस इन्वॉल्व्स मेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको अनऑथराइज डिस्ट्रीब्यूट करवाना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना, कॉपी करके उसको बेच देना, ये सारा काउंटर फीटिंग के अंदर आ जाता है। ऑफन विद द इंटेंशन ऑफ सेलिंग देम फॉर प्रॉफिट, यानी कि अपने प्रॉफिट के लिए जो है आप उनको सेल कर देते हैं, तो ये भी जो है वो एक काउंटर फिटिंग के अंदर आता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर पायरेसी का एक हिस्सा है। नंबर 2 पे है एंड यूजर पायरेसी। इसमें क्या है, दिस इन्वॉल्व्स एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग अ सिंगल लाइसेंस कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर और मल्टीपल कंप्यूटर्स विच वायोलेट्स द सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि एंड टू एंड यूजर पायरेसी में क्या होता है कि इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, जो कि एक सिंगल लाइसेंस जो होता है एक सॉफ्टवेयर का, उनको चुरा लिया जाता है, ठीक है, और उसको जो है फिर आगे आप सेल कर रहे होते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस देखने को मिल जाता है जिसमें सॉफ्टवेयर्स को लाइसेंस जो उनके होते हैं उनको चुरा लिया जाए और आगे सेंड कर दिया जाए, वो आपका जो है एंड यूजर पायरेसी में देखने को मिलता है। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर पायरेसी का एक हिस्सा होता है। उसके बाद है ऑनलाइन पायरेसी। इसमें क्या है, दिस इन्वॉल्व्स डाउनलोडिंग और शेयरिंग सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट विदाउट द परमिशन ऑफ द कॉपीराइट ऑनर। अच्छा, बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर ऐसे देखने को मिल रहे होते हैं जो कि कॉपीराइट उनमें दिए जाते हैं, उनकी कीज दी जाती हैं, सीरियल कीज, रजिस्टर्ड कीज प्रोवाइड की जाती हैं, उनको हैक कर लिया जाता है, उनको क्रैक कर लिया जाता है, और क्रैक करके उन पूरे सिस्टम्स का, उस पूरे सॉफ्टवेयर का जो है वो यूज किया जाता है। तो ये क्या है, एक इलीगल यूज है, क्योंकि आप बगैर परचेज किए, बगैर उसको जो है वो उनके पेड वर्जन्स लिए हुए, उनके प्रीमियम वर्जन्स लिए हुए, उन कुछ सिस्टम, कुछ ट्रिक्स के जरिए जो है आप उनको हैक कर लेते हैं, उनके क्रैक वर्जन्स को यूज कर रहे होते हैं, तो ये ऑनलाइन पायरेसी में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक दो पैराग्राफ और लिख दें यहाँ पे ताकि थोड़ा सा और डिटेल में ये क्वेश्चन हो जाए। सॉफ्टवेयर पायरेसी हैज
negative consequences for both software developers and end users. For developers, it results in lost revenue and decreased incentives to invest in research and development. This can ultimately lead to a decline in innovation and the quality of software products. For end user, pirated software may be unreliable, contain viruses and malware and lack access to customer support and updates. अब देखें वही चीज यहाँ पे बताई गई कि सॉफ्टवेयर पायरेसी के बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव नताइज देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब वो चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पर हो या वो एंड टू एंड यूजर्स पर हो। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स किस तरह से हो गया कि उनकी जो वो सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट्स है वो खराब हो रही होती है, उनकी मार्केटिंग खराब हो रही होती है, ठीक है। अब उनको जो है वो बहुत सारे जो हैकर्स होते हैं उनको हैक करके उसका यूज कर रहे होते हैं। अब एंड टू एंड यूजर्स में क्या होगा कि देखें, एंड टू एंड यूजर्स में जब आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं ना, तो वो अनरिलायबल समझे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वायरस भी कंटेन हो सकते हैं, वायरसेस भी शामिल हो सकते हैं, मेलवेयर्स प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, या फिर आपको लैक एक्सेस कस्टमर सपोर्ट एंड अपडेट्स भी देखने को मिल रही होती हैं, क्योंकि एक फुल वर्जन्स में जो फैसिलिटीज होती हैं वो आपको देखने को नहीं मिलती, तो वो भी उसकी एक डिसएडवांटेज आपको यहाँ पर ये सारे देखने को मिल जाते हैं। टू कम्बेट सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर कंपनीज यूज वेरियस मेथड्स। अब इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं वो बहुत सारे मेथड्स का यूज करती हैं इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए, जैसे कि लाइसेंस कीज का यूज किया जाता है, एक्टिवेशन कोड्स का यूज किया जाता है, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट DRM टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, टू प्रिवेंट अनऑथराइज। अभी क्या करते हैं सारे काम? टू प्रिवेंट अनऑथराइज यूज एंड एक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो उन प्रोडक्ट्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट होने से बचाने के लिए, अनऑथराइज यूज होने से बचाने के लिए इन डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट का टेक्नोलॉजी का भी जो है लाइसेंस की का एक्टिवेशन कोड्स का जो है वो यूज किया जाता है। गवर्नमेंट ऑल्सो इन्फोर्स कॉपीराइट लॉस एंड इम्पोज पेनल्टीज ऑन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन फाउंड गिल्टी ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। अच्छा, अब बहुत सारे ममालिक में जो है वो इसके खिलाफ लॉज भी बनाया गया है। इसके लिए लॉज भी एक ऐसा बनाया गया है कि अगर कोई कॉपीराइट इशू में पकड़ा जाता है, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उनको जो है वो पेनल्टीज जो है वो चार्ज करनी पड़ती हैं, और बहुत सारी अलग जो है वो सजाएं भी वहां पर देखने को मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया यूज फॉर डेटा कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2022 के पास पेपर में रिपीट हुआ है, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन करें लैंड टोपोलॉजीज विद डायग्राम। ये भी आपका क्वेश्चन 2021 का जो पास पेपर है वहां पर रिपीट हुआ है, वहां पर जाके आप इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिफाइन इट्स डिफरेंट टाइप्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, उसकी डिफरेंट टाइप्स को जो है वो आपने डिफाइन करना है। लेकिन लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसको कहते हैं? लैंग्वेज को जो ट्रांसलेट करता है। अब यहाँ पे क्या है, कंप्यूटिंग की अगर बात करते हैं, अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अनदर। इसमें क्या होता है कि एक प्रोग्राम के अंदर, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा होता है उसको कन्वर्ट कर देता है किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उससे आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर का नाम देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 3 मेन टाइप्स देखने को मिल जाती हैं जो कि कॉमनली यूज होती है। नंबर 1 पर है कॉम्पाइलर। कंपाइलर क्या है? अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स एन एंटायर प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, ठीक है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो भी आपने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा होता है उसको मशीन लैंग्वेज यानी कि मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। और इसमें होता है क्या है कि जो आपका पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है उस पूरे प्रोग्राम को एक ही वक्त में ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, विच इज अ लो लेवल लैंग्वेज दैट कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर्स हार्डवेयर। यानी कि मशीन कोड क्या है, यानी कि ऐसी लो लेवल लैंग्वेज होती है जो कि डायरेक्टली एग्जीक्यूट करती है कंप्यूटर के हार्डवेयर से। द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन टिपिकली इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। अब इसमें बहुत सारे स्टेप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ स्टेप्स जो हैं वो कौन से हैं, सच एज
such as lexical analysis, syntax analysis, code optimization and code generation। यानी कि लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, जो भी आपने कोड लिखा है उसमें एरर चेक करना, ये चेक करना कि उसकी जो ग्रामर्स हैं वो ठीक है नहीं है, ठीक है, उनके सिंटेक्स को देखना, कोड को ऑप्टिमाइज करना, कोड को जनरेट करना, ठीक है, ये सारा जो है वो कंपाइलर देख रहा होता है। वंस अ प्रोग्राम has been compiled, it can be executed many times without the need of further translation। ठीक है, अब क्या है कि अगर एक बार आपने प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती कि बार बार आप उसको फर्दर जो है उसकी ट्रांसलेट करें। और ये जो दूसरे कंपाइलर्स होते हैं उसमें जो ट्रांसलेटर होते हैं उससे ज़्यादा हाई स्पीड में प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का यूज किया जाता है। नंबर 2 है इंटरप्रीटर। एंड इंटरप्रीटर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, ये भी जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करता है। इसमें मशीन कोड के अंदर वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक ही वक्त में ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जबकि इंटरप्रीटर जो होता है वो, जो आपने पूरा एक मिसाल के तौर पे कोडिंग कर दी तो जो उसकी फर्स्ट लाइन होगी उसको पहले ट्रांसलेट करेगा, जब फर्स्ट लाइन ट्रांसलेट हो जाएगी देन सेकंड लाइन पे आएगा उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर थर्ड लाइन पे आएगा फिर उसको ट्रांसलेट करेगा। इस तरह से कंटिन्यू जो है वो ट्रांसलेट करता चला जाएगा स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। ठीक है, विच इज लो लेवल लैंग्वेज दैट कैन बी डायरेक्टली अच्छा as the program is being executed। ठीक है, this allows for faster development and debugging of programs। ये भी आपको जो है वो faster development provide करता है, debugging of programs में से errors को find करने के लिए भी fast way में इसका use कर सकते हैं। but may result is slower performance at run time compared to the compiled programs। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर कंपाइलर के लिहाज से बात की जाती है तो इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो स्लो देखी जाती है, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हैं, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही वक्त में ट्रांसलेट कर देता है। इंटरप्रीटर लैंग्वेज इंक्लूड, अब इसमें बहुत सारी लैंग्वेज आ जाती हैं, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज है, पाइथन की लैंग्वेज है, रूबी लैंग्वेज है, या जो आपके एसक्यूएल सर्वर्स देखने को मिल रहे होते हैं जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो वो भी जो है वो इंटरप्रीटर ट्रांसलेट का यूज करते हैं। देन हमारे पास है असेंबलर। एंड असेंबलर ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज कोड। ये क्या होता है कि ये एक असेंबली लैंग्वेज कोड को ट्रांसलेट करने के लिए यूज किया जाता है मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर, विच इज अ लो लेवल लैंग्वेज दैट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जो कि खास एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है वहां पर इनका यूज किया जाता है इनटू मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। असेंबली लैंग्वेज इज इजियर टू रीड एंड राइट देन मशीन कोड। अगर हम बात करें मशीन कोड के लिहाज से तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो आसान समझी जाती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे निमोनिक कोड्स का यूज किया जाता है, जैसे कि आपको कोई चीज दो नंबर्स ऐड करवाने हैं तो आप लिखेंगे ऐड 5 2 इस तरह से, तो 5 2 सब्ट्रैक्ट करवाना है तो SUB का यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करवाना है तो MUL का यूज करेंगे। तो ये जो निमोनिक कोड्स होते हैं ये इसको एक अलहदा जो है वो आइडेंटिटी दे रहे होते हैं ताकि आप मशीन कोड्स के मुकाबले में जो है इसको आसानी से यूज कर सकें। बट इट स्टिल रिक्वायर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर्स हार्डवेयर। लेकिन आज तक जो है इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाके कंप्यूटर्स के हार्डवेयर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। असेंबलर आर कॉमनली यूज टू राइट लो लेवल सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, असेंबलर्स का जो है या असेंबली लैंग्वेजेस जो होती हैं उनका हम अक्सर जो है वो जो हमारे लो लेवल सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो एंटीवायरस होते हैं वो भी तकरीबन असेंबलर्स पर असेंबली लैंग्वेज पे जो है वो बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं या डिवाइस ड्राइवर्स हैं उनको बनाने के लिए भी असेंबली लैंग्वेज असेंबलर्स का जो है वो यूज किया जाता है। ये था हमारा सेक्शन सी, जिसमें हमने डिटेल में देखा कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो सेक्शन सी में आए हैं, कौन से क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए हैं पास्ट ईयर पेपर्स में से, और इसी तरह से इसी तरह से जो है वो हमने सेक्शन बी के भी तमाम क्वेश्चंस को इसमें कवर किया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।